कहानी की शुरुआत में हम नेवी सील 7 टीम को ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं। वो उस वक्त अमेरिका के सान डिएगो सिटी में स्काई डाइविंग की प्रैक्टिस कर रहे थे। असल में नेवी सील के मेंबर्स को हर तरह की ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है, चाहे आसमान में हो या पानी के नीचे। फिर मूवी का सीन शिफ्ट होकर फिलीपींस पहुंचता है। वहाँ हम एक आइसक्रीम वैन को तेजी से आगे बढ़ते हुए देखते हैं। ये वैन एक स्कूल के सामने रुकती है, जहाँ फिलीपींस में तैनात अमेरिकी एम्बेसडर का बेटा पढ़ता था। आइसक्रीम वैन देखते ही सारे छोटे छोटे बच्चे वहाँ शोर शराबा करते हुए इकट्ठा हो जाते हैं। दूसरी तरफ अमेरिकी एम्बेसडर भी अपने बेटे को लेने पहुंचता है और उसका बेटा जिद करने लगता है कि उसे आइसक्रीम चाहिए। बेटे की अज्ञात सी मांग पूरी करने के लिए एम्बेसडर उस वैन के पास पहुंचता है, लेकिन ठीक उसी वक्त वैन में एक भयानक धमाका हो जाता है। मासूम बच्चों की किस्मत में एक दर्दनाक और डरावना हादसा लिख जाता है। असल में इस बम धमाके के पीछे एक रशियन आदमी था जिसका नाम था साबाल, लेकिन उसने ऐसा क्यों किया ये हम थोड़ी देर बाद जान पाएंगे। सीन अब शिफ्ट होकर अमेरिका के एक रेस्टोरेंट में आता है। वहां हम नेवी सील के 2 मेंबर्स को देखते हैं, लेफ्टिनेंट रॉक और स्पेशल ऑन ऑपरेशन कमांडर डेव। दोनों को ही फिलीपींस में हुए धमाके की खबर मिल चुकी है, लेकिन आज उनका ध्यान कहीं और है। दरअसल डेव को पता चला है कि रॉक जल्दी ही पिता बनने वाला है। इस खुशखबरी पर डेव उसे बधाई देता है। रॉक बताता है कि इस मौके पर उसने बीच पर एक पार्टी का इंतजाम किया है और वो डेव से कहता है कि वो अपनी फैमिली के साथ वहां आए ताकि सब मिलकर एक दिन फैमिली के साथ अच्छा टाइम बिता सकें। डेव उसकी बात मान लेता है और अगले दिन सब लोग बीच पर पहुंच जाते हैं। वहां वो लोग सर्फिंग करते हैं और बहुत अच्छा वक्त बिताते हैं। असल में उन्हें कुछ ही दिनों में फिर से मिशन पर निकलना है, इसलिए आज का दिन उन्होंने पूरी तरह फैमिली के नाम रखा है। विदा लेते समय रॉक अपनी प्रेग्नेंट पत्नी से वादा करता है कि वो जरूर उसके पास लौट कर आएगा और फिर उनसे अलविदा लेता है। अब मूवी का सीन शिफ्ट होकर कोस्टा रिका पहुंचता है। एक ऑर्फनेज में एक लंबे बालों वाला आदमी आता है जिसका नाम है क्रिस्टो। उसे बच्चों के साथ बहुत अच्छा समय बिताते हुए देखा जाता है। इस ऑर्फनेज में लिसा मॉरिस नाम की एक नर्स भी थी। वो क्रिस्टो को देखकर मुस्कुराते हुए उसका स्वागत करती है। असल में क्रिस्टो एक बड़ा ड्रग माफिया था जो पिछले कुछ सालों से सोशल वर्क कर रहा था ताकि आम लोगों के बीच अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ा सके। दूसरी तरफ लिसा भी सच में नर्स नहीं थी। वो एक अंडरकवर CIA एजेंट थी जो 2 साल से क्रिस्टो पर नजर रख रही थी। रात में लिसा का CIA पार्टनर उससे मिलने आता है और उन्हें साथ देकर क्रिस्टो का एक जासूस उनकी फोटो खींच लेता है। सुबह होते ही लिसा और उसके साथी मिलकर प्लान बनाने लगते हैं कि क्रिस्टो को कैसे रोका जाए। इसी दौरान लिसा को पता चलता है कि क्रिस्टो का कनेक्शन साबाल से जुड़ा हुआ है और दोनों मिलकर कोई बड़ा मिशन प्लान कर रहे हैं। इसी दौरान उनके अपार्टमेंट की डोरबेल बजती है और जैसे ही दरवाजा खुलता है 2 लोग अंदर घुसकर सबसे पहले लिसा के पार्टनर के सिर में गोली मार देते हैं। उसका पूरा सिर उड़ जाता है। लिसा उन्हें रोकने के लिए गोली चलाती है, लेकिन इतने खतरनाक दरिंदों के सामने वो टिक नहीं पाती। वो लोग लिसा को बेहोश कर देते हैं और कारपेट में लपेटकर उसे एक गुप्त ठिकाने पर ले जाते हैं। वहां पहुंचकर दिखता है कि लिसा को बुरी तरह पीटा गया है। उसका चेहरा पूरी तरह बिगड़ चुका है। तभी क्रिस्टो उसे फोन करके कहता है, मुझे पता है तुम कोई लोकल नर्स नहीं हो, तुम एक CIA एजेंट हो, इसलिए तुम्हारी अंदर की सारी इन्फॉर्मेशन मुझे तुरंत बता दो, नहीं तो तुम्हारे लिए और भी खास स्वागत इंतजार कर रहा है। लेकिन लिसा एक बेहद ट्रेनिंग याफ्ता CIA एजेंट थी, इसलिए वो इतनी आसानी से मुंह नहीं खोलती। नतीजतन उस पर और भी कड़े डरावने टॉर्चर शुरू हो जाते हैं। इसी बीच CIA एजेंट के किडनैप होने की खबर नेवी सील ऑफिसर तक पहुंचती है। ब्रीफिंग में बताया जाता है कि क्रिस्टो असल में एक यहूदी है और साबाल एक रशियन चेचेन योद्धा। दोनों बचपन से ही बहुत करीबी दोस्त रहे हैं, लेकिन अब दोनों के अंदर गहरी अमेरिका विरोधी सोच पैदा हो चुकी है। साबाल को पैसे, ताकत या किसी लालच की जरूरत नहीं, वो दिल से अमेरिकियों से नफरत करता है और किसी भी कीमत पर इस देश को बर्बाद करना चाहता है। इस ब्रीफिंग में सीनियर चीफ ऑटो बताता है कि क्रिस्टो ने लिसा को सिर्फ इसीलिए किडनैप किया है ताकि वो उनके बीच के कनेक्शनों की सारी डिटेल निकाल सके। हमारे सोर्स के मुताबिक लिसा को एक बेहद दुर्गम जंगल के अंदर छिपा कर रखा गया है। चूंकि क्रिस्टो और उसकी गैंग ड्रग माफिया हैं, इसलिए उनके पास भारी हथियार भी हो सकते हैं, जैसे सोवियत निर्मित डिस्का। खैर, ये सब डिटेल्स सुनकर टीम अपने अपने तरीके से प्रिपरेशन लेकर तैयार होती है लिसा मॉरिस को रेस्क्यू करने के लिए। ब्लैकबियर्ड नाम की ये टीम रात के अंधेरे में प्लेन से स्काई डाइव करती हुई सीधे जंगल के अंदर पहुंचती है। नेवी सील अपनी बेहतरीन स्किल्स के साथ बिल्कुल खामोशी में घने जंगल के बीच आगे बढ़ते जाते हैं। एक छोटी खाई के पास पहुंचकर टीम होल्ड करती है और बेस से कांटेक्ट बनाती है। वहां से पता चलता है कि उन्हें सुबह तक इंतजार करना होगा, क्योंकि बैकअप टीम सुबह 6 बजे पहुंचेगी ताकि मिशन पूरा होने के बाद उन्हें सेफली निकाल सके। सुबह होते ही एक हेलीकॉप्टर जंगल के बीच उनकी सेकंड टीम को उतार देता है। हेलीकॉप्टर से 2 पोर्टेबल स्पीड बोट्स को नदी में छोड़ा जाता
जाता है। वहाँ पूरी रेस्क्यू टीम को कैमरे नजर आते हैं जिनके पास बेहद भारी मशीन गनें मौजूद थीं। इसके अलावा जाते समय टीम एक ड्रोन भी आसमान में उड़ाती है ताकि ऊपर से पूरे इलाके की मॉनिटरिंग की जा सके। अब सेकंड टीम ब्लैकबीयर्ड टीम को मैसेज देती है कि वो अभी भी 20 किलोमीटर दूर है, इसलिए उनके करीब आने तक मिशन शुरू नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन तभी देखा जाता है कि क्रिस्टो के आदमी फिर से लिसा को टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं। इस बार वो एक ड्रिल मशीन से लिसा की हथेली में छेद कर देते हैं और उसकी चीख से पूरा जंगल कांप उठता है। इतनी भयानक चीख सुनकर मैन टीम अब और इंतजार नहीं करना चाहती। उन्हें लगता है कि किसी भी पल लिसा की जान जा सकती है। ये सोचकर नेवी सील टीम फैसला करती है कि वो सेकंड टीम का इंतजार नहीं करेगी और खुद ही मिशन पूरा करके लिसा को बचाएगी। डेव भी अपनी स्नाइपर लोकेशन से दूर होल्ड पोजीशन में रहता है और बाकी टीम मेंबर्स को आगे बढ़ने का ऑर्डर देता है। स्नाइपर अपने स्कोप से देखता है कि वहां बाहर करीब 4-5 गनमैन तैनात हैं। जैसे ही वो उन पर टारगेट लॉक करता है, बाकी टीम उस खाई में उतर जाती है और बिल्कुल खामोशी से तैरते हुए आगे बढ़ने लगती है, जैसे कोई मगरमच्छ धीरे धीरे शिकार की तरफ बढ़ता है। ठीक वैसे ही वो लोग एक ही डुबकी में दुश्मनों के बेहद पास पहुंच जाते हैं। ऊपर उड़ रहे ड्रोन से लेफ्टिनेंट सभी गनमैन की पोजीशन कैलकुलेट कर लेता है और जैसे ही स्नाइपर को फायरिंग का ऑर्डर मिलता है, वो तुरंत शॉट लेता है और एक गार्ड को उड़ा देता है। लेकिन मजे की बात यह है कि गोली लगते ही वो गनमैन पानी में गिरने से पहले ही पानी के अंदर मौजूद नेवी सील उसे पकड़ लेता है ताकि उसके गिरने की आवाज से किसी को भनक न लगे। समझ ही रहे हो ना, कितने साइलेंट किलर हैं ये नेवी सील। उनका टारगेट है किसी को कुछ पता चले उससे पहले ही आधे गार्ड्स को खत्म कर देना। तो साइलेंसर लगी स्नाइपर राइफल से खाई की दूसरी तरफ से वो एक एक करके बाहर मौजूद सभी गार्ड्स को डाउन करने लगता है। जैसे ही ऊपर से गार्ड्स गिर रहे होते हैं, पानी के अंदर वाले बाकी मेंबर्स चुपचाप किनारे पर चढ़ आते हैं। लेकिन एक गार्ड को मारते समय उसके हाथ से पानी की बोतल नीचे गिर जाती है और उस आवाज से बाकी टेररिस्ट समझ जाते हैं कि उन पर हमला हो चुका है। इसलिए जैसे ही टीम अंदर घुसने की कोशिश करती है, क्रिस्टो के लोग उन पर अचानक से हमला बोल देते हैं। इस अनएक्सपेक्टेड अटैक में नेवी सील का एक मेंबर आंख में गोली लगने से वहीं गिर पड़ता है। ऊपर उड़ते ड्रोन की मदद से स्नाइपर बाहर निकलने वाले हर दुश्मन को पंछियों की तरह एक एक करके मारता जाता है और दूसरी तरफ कमरे के अंदर नेवी सील टीम और क्रिस्टो की गैंग के बीच जबरदस्त फायरिंग शुरू हो जाती है। लेकिन नेवी सील आखिर नेवी सील ही होते हैं। कुछ ही मिनटों में अपनी जबरदस्त स्किल के दम पर वो सभी टेररिस्ट्स को खत्म कर देते हैं, इससे पहले कि कोई समझ भी पाए कि हुआ क्या है। इसके बाद आखिरकार उन्हें लिसा मॉरिस मिलती है और उसके पास जाकर टीम कहती है, डर मत, हम तुम्हें बचाने आए हैं। लेकिन ये पक्के तौर पर जानने के लिए कि ये लड़की सच में लिसा मॉरिस ही है, टीम उससे उसकी माँ का नाम और उनका एड्रेस पूछती है। लिसा बिल्कुल सही जवाब देती है, जिससे नेवी सील 100% कंफर्म हो जाते हैं कि यही लिसा है। इसके बाद वो उसे गाड़ी में लेकर निकलने की तैयारी करते हैं, मगर तभी ड्रोन के जरिए डेव देखता है कि 2 हथियारों से लैस गाड़ियां उनकी टीम की तरफ तेजी से आ रही हैं। ये खबर मिलते ही लेफ्टिनेंट सबको चेतावनी देता है, हमारे पास बिल्कुल समय नहीं है, तुरंत निकलना होगा। उधर रॉक डेव और स्नाइपर को कहता है, तुम लोग फौरन एग्जिट पॉइंट पर पहुंचो, हम रास्ते में तुम्हें पिक कर लेंगे। ये कहकर टीम लिसा को गाड़ी में बैठाकर निकल पड़ती है। लेकिन बाहर निकलते ही उनका सामना क्रिस्टो के गार्ड से हो जाता है और शुरू हो जाती है एक जानलेवा रेसिंग। हर सेकंड गोलियां बरसती रहती हैं। फिर भी टीम आगे बढ़ने की कोशिश करती है, मगर कुछ देर बाद साफ हो जाता है कि उनकी गाड़ी पिकअप पॉइंट पर रुक ही नहीं सकती। इसलिए टीम डेव को मैसेज भेजती है, तुम लोग सेकंड एग्जिट पॉइंट पर जाओ, यहाँ बेकाबू फायरिंग हो रही है। ये सुनकर डेव और स्नाइपर दूसरे पिकअप पॉइंट पर पहुंच जाते हैं। वहां स्नाइपर अपने पास मौजूद रॉकेट लॉन्चर से एक दुश्मन की गाड़ी को उड़ा देता है और आखिरकार बाकी टीम भी अपनी गाड़ी को वहां ले आने में सफल हो जाती है। सब एक साथ जुड़ जाते हैं, लेकिन इसके तुरंत बाद दिखता है कि और भी 3 गाड़ियां उनका पीछा करने लगी हैं। इसी दौरान माइक नाम का वो सोल्जर होश में आता है और डर के मारे चिल्लाने लगता है, लेकिन पूरी टीम उसे भरोसा दिलाती है, हम मिशन सफल कर चुके हैं, टेंशन मत लो, हम तुम्हें किसी भी हालत में घर वापस ले जाएंगे। उधर टीम अपनी दूसरी रेस्क्यू टीम को मैसेज देती है, हमने प्लान बदल दिया है, यहाँ बहुत ज्यादा फायरिंग हो रही है, इसलिए हम लास्ट एग्जिट पॉइंट की तरफ जा रहे हैं, तुम लोग वहीं पहुंचो। जब सेकंड रेस्क्यू टीम लास्ट एग्जिट पॉइंट के पास पहुंचती है, ब्लैकबीयर्ड टीम अपनी गाड़ी पानी में उतार देती है और तभी अचानक दूसरी रेस्क्यू टीम वहां पहुंचकर अपनी हैवी मशीन गनों से टेररिस्ट्स पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर देती है। कुछ ही सेकंड में टेररिस्ट्स की सभी गाड़ियां ध्वस्त हो जाती हैं और अंत में पूरी टीम को सक्सेसफुली रेस्क्यू करके वहां से बाहर निकाल लिया जाता है। पहला मिशन तो ऐसे खत्म होता है, लेकिन अभी बहुत से मिशन बाकी हैं जो तुम आगे देखने वाले हो। अगले सीन में हम फिर से सबाल को यूक्रेन के एक गुप्त ठिकाने पर देखते हैं। यहाँ सबाल एक हथियार तैयार कर रहा था। वहाँ दिखता है कि उसकी टीम ने एक बम हमले के लिए एक खास तरह का वेस्ट बनाया है जो बेहद खतरनाक लेवल का था। इस वेस्ट में 500 से भी ज्यादा फायर बॉल्स लगी हुई थी जो ब्लास्ट होते ही चारों तरफ फैल जाएंगी। ऐसे खतरनाक वेस्ट से पूरे एक शॉपिंग मॉल के अंदर मौजूद लोगों को आसानी
आसानी से मार दिया जा सकता है। लेकिन सबसे खतरनाक बात ये थी कि ये हथियार सिरेमिक बॉल से बनाया गया था, इसलिए किसी भी मेटल डिटेक्टर की ये क्षमता नहीं थी कि वो इसे पकड़ सके। यानी ये वेस्ट कहीं भी ले जाकर आसानी से सिक्योरिटी को धोखा देकर अंदर पहुंचाया जा सकता है। ये सब देखकर सबाल बहुत एक्साइटेड हो जाता है और अपना अटैक प्लान शेयर करने के लिए क्रिस्टो के पास चला जाता है। लेकिन क्रिस्टो उसे बताता है कि CIA पहले ही उनकी निगरानी कर रही है, इसलिए इस समय वह अपने फैमिली को ध्यान में रखते हुए किसी भी तरह के बड़े जोखिम में नहीं पड़ना चाहता। क्रिस्टो कहता है कि हमें कुछ दिन इंतजार करना चाहिए, फिर हमला करेंगे। लेकिन ये सुनकर सबाल का गुस्सा फूट पड़ता है। वह क्रिस्टो को धमकी देता है और कहता है, तुम अपने फायदे के लिए पीछे हट रहे हो, लेकिन मैं ये हमला जरूर करूंगा। तुम मेरे साथ रहो तो अच्छा, नहीं रहो तो उससे भी अच्छा। इतना कहकर सबाल वहां से चला जाता है और फिर मूवी का सीन शिफ्ट होकर आता है CIA के बेस कैंप में। यहाँ सीनियर चीफ ऑटोरॉर डेव को बताता है कि हमें एक लीड मिली है जिसमें दिख रहा है कि सबाल और क्रिस्टो किसी बड़े अटैक की प्लानिंग कर रहे हैं। सबाल चाहता है अमेरिकियों को मारना और क्रिस्टो उसकी मदद करेगा कि वह अपनी टीम के साथ अमेरिका में कैसे प्रवेश करेगा। इसलिए हमें सबसे पहले क्रिस्टो को पकड़ना होगा। मैं इस काम के लिए 3 टीमों को एक्टिव कर रहा हूँ। पहली टीम जाएगी सोमालिया, जहाँ से सबाल अपनी टीम और वो बॉल लेकर मेक्सिको के लिए रवाना होगा। टीम 1 का काम होगा ये एनालाइज करना कि वे क्या कर रहे हैं और सबाल के साथ कितने लोग हैं। टीम 2 का काम होगा क्रिस्टो को अरेस्ट करना और टीम 3 तैनात रहेगी मेक्सिको अमेरिका बॉर्डर पर, क्योंकि सबाल अमेरिका में घुसने के लिए मेक्सिको आ रहा है और वह एक खतरनाक लूप होल का इस्तेमाल करेगा जहां हमारा कंट्रोल लगभग नहीं के बराबर है। इसलिए वहां पर हमें किसी भी हालत में सबाल को रोकना होगा। पूरा प्लान सुनते ही डेव और रॉक मिशन पर जाने की तैयारी में लग जाते हैं। यहाँ रॉक डेव को एक छोटा सा नोट देता है और कहता है, अगर मैं इस मिशन से वापस न आऊं तो इसे मेरी फैमिली को दे देना। ये सुनकर रॉक हंस देता है और कहता है, अरे सर, आपको बिना लेकर मैं घर वापस जाऊं ही नहीं सकता। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है टीम 1 की तरफ। वहाँ दिखाया जाता है कि नेवी सील के जवान आसमान से सीधे समंदर में लैंडिंग कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद एक बड़ा सा सबमरीन वहां पहुंचती है और उन्हें अंदर ले जाया जाता है। उसके बाद उन्हें ब्रीफ किया जाता है कि सोमालिया पहुंचकर टीम का काम होगा सबाल पर गुप्त नजर रखना और सारी इन्फॉर्मेशन वापस हमें भेजना। कैप्टन की बात सुनने के बाद 2 ऑफिसर सोमालिया के नजदीक आकर सबमरीन से बाहर निकलते हैं। वे स्कूबा डाइविंग करते हुए तट के पास पहुंचते हैं। फिर एक रेतीली घाटी में नजरदारी करते समय वे देखते हैं कि सबाल अपनी टीम के साथ वहां पहुंच चुका है और उस टीम के सभी लोगों को नमाज पढ़ते हुए देखा जाता है। असल में सबाल फिलीपींस से 17 निर्दोष मुस्लिम व्यक्तियों को पैसों और लालच के बहाने लेकर आया था ताकि ये आत्मघाती हमला कर सकें और ऐसे में पूरी घटना का दोष पूरे मुस्लिम समुदाय पर डाल सके। इसके बाद जब एक और प्लेन वहां पहुंचता है तो सभी उस पर चढ़ जाते हैं मेक्सिको की ओर जाने के लिए। ये सारी इन्फॉर्मेशन नेवी सील बेस को मिलते ही उन्हें टीम 3 को मेक्सिको के लिए रेडी होने का ऑर्डर दे दिया जाता है। वहीं टीम 2 को साउथ पैसिफिक के किसी अज्ञात स्थान पर क्रिस्टो पर रेड डालने के लिए तैनात किया जाता है। क्रिस्टो वहां अपने प्राइवेट डिवाइस पर मस्ती कर रहा था, लेकिन उसे नहीं पता कि नेवी की टीम पहले ही वहां पहुंच चुकी है और उसे पकड़ने की तैयारी कर रही है। कुछ समझने से पहले ही नेवी की टीम उसके सुरक्षा गार्ड्स को दूर से बेअसर कर देती है। एक समय एक हेलीकॉप्टर उसके ऊपर से उड़कर सोल्जर्स को लैंड कराता है और वे अंदर जाकर एक एक करके उसके बॉडीगार्ड्स को नष्ट कर देते हैं। इसके बाद क्रिस्टो को पकड़कर सीनियर चीफ ऑटो उसका इंट्रोगेशन शुरू करते हैं। क्रिस्टो शुरू में कुछ भी बताना नहीं चाहता, लेकिन ऑटो क्रिस्टो की बेटी की फोटो दिखाकर कहता है, अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो तुम्हारे फैमिली का कोई अस्तित्व इस दुनिया में नहीं रहेगा। चूंकि क्रिस्टो अपने फैमिली को बहुत प्यार करता है, इसलिए वह अब अपने प्लान के बारे में बताने को मजबूर हो जाता है। वह बताता है कि 16 लोगों ने सिरेमिक बॉल से बने वेस्ट पहन रखे हैं और वे अमेरिका की ओर रवाना हो चुके हैं। उनका लक्ष्य अमेरिका के सबसे अधिक आबादी वाले क्षेत्रों में हमले करना है, जैसे शॉपिंग मॉल, स्टेडियम और बस स्टैंड। क्योंकि बम पूरी तरह से सिरेमिक से बना है, किसी भी प्रकार का मेटल डिटेक्टर इसे पकड़ नहीं सका, इसीलिए इसे कहीं भी लेकर जाकर आसानी से तबाही मचाई जा सकती है। ये सब सुनकर ऑटो पूछता है, तो इस मिशन को हम कैसे रोक सकते हैं? क्रिस्टो तब जवाब देता है कि पहले ही सब कुछ हाथ से निकल चुका है, अब इसे रोकने का मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। लेकिन वह आगे बताता है कि मेक्सिको में इस टीम का एक विंग मौजूद है जो वहां वेस्ट बना रहा है और ट्रांसपोर्ट के लिए तैयारी कर रहा है। यह लीड मिलते ही ऑटो टीम 3 को एक्टिव कर देता है मेक्सिको बॉर्डर पर रेड करने के लिए। ऑर्डर मिलते ही टीम रात के अंधेरे में समंदर रास्ते चलते हुए बॉर्डर के पास एक गांव में पहुंचती है। वहां पूरी टीम बेहद सावधानी से आगे बढ़ना शुरू करती है। पूरे इलाके में लोकल लोग रहते थे, लेकिन इनके बीच कौन असली टेररिस्ट है ये पहचानना आसान बिल्कुल नहीं था। इसीलिए नेवी सील हर घर का दरवाजा खोलकर एक एक कर चेक करना शुरू करते हैं। एक घर में चेकिंग के दौरान जब वहां की एक औरत अचानक चीख उठती है, तब असली बम मेकर समझ जाता है कि उन्हें पकड़ने के लिए मिलिट्री यहाँ पहुंच चुकी है। बस फिर क्या था, पूरा गैंग नेवी सील पर टूट पड़ता है।
भयावह गोलाबारी के बीच एक एक कर सारे लोकल गैंगस्टर नेवी सील के सामने ढेर होने लगते हैं। लेकिन तभी एक टेररिस्ट रॉकेटल लॉन्चर से नेवी सील के हेलीकॉप्टर को उड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके रॉकेट लॉन्च करने से पहले ही ऊपर से ताबड़तोड़ ब्रश फायर होता है और नेवी सील उसके रॉकेट लॉन्चर समेत पूरे वाहन को ब्लास्ट कर देते हैं। इसके बाद नीचे मौजूद टीम असल वेस्ट बनाने वाले कारीगर को ढूंढने लगती है कि वो कहाँ छुपा है। वो कमीना एक घर के अंदर घात लगाकर रॉकेट लॉन्चर लिए बैठा था। जैसे ही रॉक कमरे में एंटर करता है, उसी पल वो आदमी अपने हाथ में पकड़ा रॉकेट लॉन्चर फायर कर देता है, लेकिन दूरी बहुत कम होने की वजह से रॉकेट फटा नहीं बल्कि सीधे जाकर रॉक के वेस्ट में फंस जाता है। तब तक बाकी टीम उस वेस्ट मेकर को वहीं पर ढेर कर देती है। टेबल पर रखे उसकी बनाए वेस्ट देकर सभी काफी घबरा जाते हैं। तभी मेन बेस से कॉल आता है, मिशन अभी खत्म नहीं हुआ, बाकी जो टीम है वो पहले ही मेक्सिको बॉर्डर की तरफ निकल चुकी है। तुम्हें वहां पहुंचकर उन्हें हर हाल में ब्लॉक करना होगा, इससे पहले कि वो अमेरिका में घुस जाए। चूंकि अमेरिका मेक्सिको बॉर्डर पहले से ही काफी क्राइसिस में रहता है, इसलिए टीम 3 यानी ब्लैक बेयर टीम को मैक्सिकन बॉर्डर गार्ड्स के साथ समझौता करके ही अंदर प्रवेश करना होगा। इसी वजह से टीम 3 हेलीकॉप्टर में सवार होकर मैक्सिकन बॉर्डर पर पहुंच जाती है। इसके बाद वे लोग मैक्सिकन चीफ से मुलाकात करते हैं। वहां मैक्सिकन चीफ कहता है, हम तुम्हें कून ऑपरेशन दे सकते हैं, लेकिन सब कुछ ऑफिशियल तरीके से होना चाहिए। तुम्हें हमारे गवर्नमेंट रडार के अंदर रहकर ही ऑपरेट करना होगा। तब लेफ्टिनेंट जवाब देता है, ये कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास इंटेल है कि ये आत्मघाती अटैकर्स एक सीक्रेट टनल नेटवर्क का इस्तेमाल करेंगे अमेरिका में घुसने के लिए। टनल एक मिल्क फैक्ट्री के नीचे से गुजरती है। यह सुनकर मैक्सिकन चीफ कहता है, वो जगह यहाँ से बहुत दूर नहीं, लेकिन ध्यान रखना वो रोड पूरे मैक्सिको की सबसे खतरनाक रोड है। हर एंगल पर भारी हथियारों से लैस लोग तैनात हैं। संख्या भी लगभग 100 के ऊपर होगी। अगर तुम्हारी टीम में इतने लोगों से भिड़ने की ताकत है तभी आगे जा सकते हो। लेफ्टिनेंट बिना हिचकिचाए कहता है, क्योंकि ये देश के अस्तित्व का सवाल है, इसलिए जान देकर भी हम यह मिशन रोकने के लिए लड़ेंगे। यह सब सुनने के बाद मैक्सिकन कमांडर उन्हें एक ट्रक में छिपाकर उस लोकेशन की तरफ ले जाने लगा है। अमेरिकन टीम ऐसी तरह से ट्रक में छुपी रहती है कि बाहर से कोई अंदाजा भी न लगा सके कि अंदर दुनिया की सबसे खतरनाक नेवी सील ब्लैक बियर्ड टीम बैठी है। उधर साबाल भी अपनी बाकी फोर्स लेकर उस टनल पर पहुंच चुका होता है। वहां एक लोकल डीलर उसे बताता है, मेरे लोग तुम्हें टनल के एंट्रेंस तक छोड़ देंगे, यहाँ तक मेरा काम खत्म। आगे टनल पार करके अमेरिका में घुसना तुम्हारा खुद का रिस्क है। इसी बीच नेवी सील टीम उस ठिकाने के बहुत करीब पहुंच जाती है और आते ही वे चेक पॉइंट तोड़कर आगे बढ़ना शुरू करते हैं। ये देखकर पूरा मैक्सिकन गैंग घबरा जाता है और भाग दौड़ शुरू हो जाती है। खबर तुरंत साबाल के पास भी पहुंचती है। साबाल बिना देर किए अपनी टीम को लेकर वहां से भागना शुरू करता है। उधर नीचे मैक्सिकन गैंग वर्सेस अमेरिकन नेवी सील्स के बीच एक भयंकर गोलाबारी छिड़ जाती है। नेवी सील्स अपनी शार्प शूटिंग स्किल्स से एक एक कर सबको गिराना शुरू कर देते हैं। इसके बाद टीम 3 ग्रुप्स में बंट जाती है और तीनों तरफ से पोजीशन लेती है। उनकी एक टीम साइड डोर से अंदर घुसती है ताकि एम्बुश कर सके। जैसे ही वहां सामने टेररिस्ट्स दिखाई देते हैं, वे पल भर में उन्हें न्यूट्रलाइज कर देते हैं। दूसरी तरफ देखा जाता है कि साबाल एक लड़की से कह रहा है कि वह यहाँ वेस्ट के साथ इंतजार करे। वह कहता है, जब अमेरिकन यहाँ पहुंचेंगे तुम अचानक हमला कर उन्हें खत्म कर दो। लड़की डरते डरते भी सहमति दे देती है और खुद को इस काम के लिए तैयार कर लेती है। उधर बाहर मौजूद टीम एक एक कर टेररिस्ट्स की संख्या घटाती रहती है, लेकिन ऐसा लगता है कि ये कभी खत्म ही नहीं होगा। यहाँ का फायरिंग सीन देखकर आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई कॉल ऑफ ड्यूटी या पबजी गेम चल रहा हो। सोल्जर्स के व्यू से ये सीन दिखाए जाने की वजह से फायरिंग सीन काफी रियलिस्टिक और इंटेंस लगते हैं। खैर, जैसे ही फाइटिंग चलती रहती है, एक समय ऐसा आता है कि कोई एक आदमी एक कमरे में प्रवेश करता है और वहाँ उसे वही लड़की दिखाई देती है। उसकी बॉडी लैंग्वेज और हाथ में बटन देकर वह समझ जाता है कि ये हमला करने वाला है। पल भर में लड़की ट्रिगर दबा देती है और एक बहुत बड़ा विस्फोट होता है, लेकिन डेव अपने बैकअप के कारण इस बार बच जाता है। दूसरी तरफ रॉक और बाकी सोल्जर्स भी एक कमरे में मौजूद होते हैं, लेकिन अचानक कहीं से एक ग्रेनेड उनके सामने गिर जाता है। इस समय उनके पास और कोई विकल्प नहीं होता। फिर भी रॉक सोच समझकर उस ग्रेनेड पर खुद कूद जाता है ताकि कोई और विस्फोट में घायल न हो। परिणाम स्वरूप रॉक उस ग्रेनेड के हमले में वहीं गिर जाता है। उसकी इस मौत से पूरी टीम गहरे दुख और निराशा में डूब जाती है। अब जब डेव टनल के बिल्कुल पास पहुंचता है, वहां उसके सामने सबाल खड़ा होता है। दोनों के बीच भयंकर फायरिंग होती है। इस फायरिंग के दौरान सबाल का बेटा डेव के पैर में चोट कर देता है। इसके साथ ही सबाल और कुछ राउंड फायर करके डेव को पूरी तरह घायल कर देता है। जैसे ही सबाल फाइनल हेडशॉट लेने वाला होता है, उसी समय एक और शख्स आता है और सबाल को वहीं खत्म कर देता है। इसके बाद नेवी सील टीम अंततः सबाल और उसकी पूरी टीम को न्यूट्रलाइज कर देती है और देश को बचाने में सफल होती है। मूवी के अगले सीन में दिखाया जाता है कि पूरे देश की सर्वोच्च सम्मान के साथ रॉक को सम्मानित किया जा रहा है। डेव अब भी जीवित है, लेकिन गंभीर चोट की वजह से उसने अपना पैर खो दिया है और अब व्हील चेयर उसके जीवन का स्थायी साथी बन गया है। इस फ्यूनरल में रॉक की
प्रेग्नेंट पत्नी भी मौजूद होती है, जिससे सभी लोग बेहद इमोशनल हो जाते हैं और इसी सीन के साथ मूवी का अंत होता है। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।